चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम है जी आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े से बताऊंगा, ध्यान से बात सुनना, ठीक है। मान लीजिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज कर लो मैंने लिख लिया कि मेरे पास एक बीकर है, एक ट्रांसपेरेंट बीकर है। कैसा बीकर है? ट्रांसपेरेंट बीकर, ठीक है, जिसमें अंदर बाहर आपको इजीली दिख पाए। अच्छा, इस बीकर में मैंने क्या कर रखा है? इस बीकर में मैंने वाटर रखा हुआ है, ये मैंने पानी इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और मान के चलो ये पानी का लेवल है, इनिशियली पानी का लेवल ये था, इतना सा पानी का लेवल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम मैंने ये कर रखा है कि सर इस बीकर को ऊपर से क्लोज कर रखा है, मैंने ढक्कन बंद कर रखा है, बीकर को क्लोज रखा हुआ है और ढक्कन को बंद कर रखा है और इसमें पानी रखा हुआ और ये पानी का लेवल था। सो इनिशियल लेवल मान लीजिए ये आपका इनिशियल लेवल ए था, इतना सा पानी का लेवल था। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, आप इसको हीट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए हीट करने के बाद क्या होगा? अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे? सर हीट करने के बाद ऐसा होगा थोड़ी देर के बाद कि जो लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है वेपर्स में जाना चाहेगा। कहाँ पे जाना चाहेगा? वेपर्स में। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे कि वेपोराइजेशन होगा, सही है ना। कुल मिला के आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? वेपोराइजेशन होगा, ठीक है, वेपर्स में जाना चाहेंगे। अच्छा, और किसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा? वेपर्स का। ये बन गया वेपर्स, मान लीजिए मैंने ये वेपर्स लिख दिया, वेपर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, इन वेपर्स को बाहर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि ढक्कन बंद कर रखा है, वेपर्स बाहर जा नहीं सकते हैं। अच्छा, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो मुझे बताइए क्या लिक्विड का लेवल घटता गया? हाँ बिल्कुल, लिक्विड का लेवल क्या कर जाएगा? घटता जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि लेवल घट के कुछ यहाँ पे आ गया, ये मान लीजिए मैंने लेवल लिख दिया बी लेवल, लेवल घटता गया और किस लेवल पे आ गया? फिर बी लेवल पे आ गया। किस पे आ गया? बी लेवल पे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो लेवल घटा, ये जो पानी घटा, ये पानी गया कहाँ? वेपर्स में गया। ये कहाँ चला गया? वेपर्स में चला गया ना, वेपर्स में चला गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये नोटिस किया सर कुछ टाइम के बाद अब मैं हीट को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब ये देखोगे कि जो लेवल बी था अब पानी इससे नीचे घट ही नहीं रहा है। ट्रांसपेरेंट बीकर था, मैंने हीट करना स्टार्ट किया, मान लीजिए पानी 1 लीटर था और पानी 1 लीटर घट के सपोज कर लीजिए 700 ml बचा। कितना बच गया? 700 ml। और फिर मैंने ये देखा कि कंटिन्यू प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन ये पानी का लेवल घट ही नहीं रहा है, जितना था उतना ही है, जितना था। तो ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो गया कि पानी का लेवल घट ही नहीं रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे 2 चीज़ें और हो जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही वेपर्स बने तो आप ये देखेंगे क्योंकि वेपर्स को बाहर जाने की परमिशन तो है नहीं, तो ये वेपर्स आपस में कोलाइड वेपर्स आपस में क्या करेंगे? जैसे मान लो आप घर पे चावल बना रहे हो, चावल बनाने का ढक्कन निकाल लेना, ऊपर से वेपर्स दिखेंगे आपको, सही है ना। तो ये वेपर्स को बाहर जाने की अनुमति है नहीं, परमिशन है नहीं, तो ये आपस में क्या करेंगे? और जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे। जब वेपर्स आपस में कोलिजन करते हैं तो ये नॉन इलास्टिक टाइप का पढ़ लेंगे इस बार भी, इसको नॉन इलास्टिक टाइप का मान लीजिए, ये एनर्जी लूज कर लेंगे। और जब कभी भी एनर्जी लूज कर लेंगे कंडेंसेशन होगा। क्या हो जाएगा? जब वेपर ठंडे हो जाए तो लिक्विड में आ जाते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जब इनका कोलिजन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये क्या करेंगे? कंडेंसेशन हो जाएगा, ये लिक्विड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? लिक्विड में आ जाएंगे, ठीक है। सर इसका मतलब ये कि थोड़ी देर हीट करने के बाद आपने ये देखा कि पानी का लेवल तो घटा लेकिन अब लेवल और नहीं घट रहा, जितना घट चुका था उतना ही घट रहा, उससे नीचे आ ही नहीं रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेपोराइजेशन रुका? नहीं, वेपोराइजेशन नहीं रुका। सर हुआ ऐसा कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे थे उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करके लिक्विड में आ रहे थे। तो आपको ये लग रहा था कि मान लीजिए पर सेकंड में 10 वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं, वही 10 वेपर के मॉलिक्यूल उसी पर सेकंड में लिक्विड में भी आ रहे हैं। कुल मिला के दोनों साइड पे चेंज बराबर हो जाएगा। दोनों साइड पे चेंज क्या हो जाएगा? जितना लिक्विड से वेपर जा रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड। तो हमें ऐसा लगेगा कि अब लिक्विड का जो वाटर का लेवल था वो चेंज ही नहीं हो रहा है। सर उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्टेट, एक पूरे प्रोसेस का एक ऐसा स्टेट जिस स्टेट पे पहुंचने के बाद कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएं। कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएं कि ना ही अब वाटर का लेवल बदलेगा ना ही इसका बदलेगा। और क्या रिएक्शन रुक जाता है उस टाइम पे? नहीं, रिएक्शन रुकता नहीं है, बस सिर्फ रेट ऑफ कन्वर्जन बराबर हो जाता है। जितना रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होगा। और आप ये देखेंगे कि उसके बाद लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट पॉइंट इज सो इक्विलिब्रियम पूरे प्रोसेस का वो स्टेट या वो पॉइंट जिस पे पहुंचने के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएं। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफिकली भी इसको दिखा दूंगा। मान के चलो मैंने ऐसा लिखा, सपोज कर लीजिए मैंने एक बीकर कंसिडर कर लिया, फिर से एक बीकर मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, इस बीकर में मैंने क्या ले रखा है? इस बीकर में मैंने नाइट्रोजन गैस लिया,
और इस बीकर में मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और बीकर को बंद कर दिया। अच्छा, जब मैंने बीकर को बंद किया तो थोड़ी देर बाद आपने ये देखा कि सर ये दोनों कंबाइन करके बना रहे अमोनिया NH3। क्या बना रहे? NH3, ठीक है। और थोड़ा सा अमोनिया बन गया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, 2 घंटे आपने रिएक्शन रखा, आपने देखा अमोनिया बन गया। और जैसे ही अमोनिया बना, ये सारा का सारा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुआ सर, कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो गया और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सर इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर बाद रिएक्शन चला और फिर आपने देखा कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, ये प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट होने लगा? रिएक्टेंट में। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से, इसका मतलब ये होगा कि थोड़ी देर के बाद आप ये नोटिस करोगे कि जो इसका कॉन्सेंट्रेशन और जो इनका कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट हो जाएगा, ना ही ये चेंज करेगा और ना ही ये चेंज करेगा। अच्छा, क्या रिएक्शन रुक जाता है? नहीं, ये भी इसमें बदल रहा है और ये भी इसमें बदल रहा है, बस दोनों के स्पीड ऑफ या जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, जो दोनों का स्पीड है वो बराबर हो जाएगा। दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए मेरे को, इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जब देखिएगा कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया। अच्छा, मुझे बता दो, अगर मैं ऐसा लिखूँ, मान लो इस वाली साइड पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए जब टाइम आपका 0 होगा, इस पॉइंट पे टाइम कितना होगा? अच्छा, जब टाइम 0 होगा, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है वेयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर टाइम 0 था तो कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या कोई प्रोडक्ट बना होगा उस टाइम पे? नहीं। T0 पे प्रोडक्ट 0 होता है, T0 पे प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो मुझे बताइए जब T0 होगा तो यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा? प्रोडक्ट। और वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? क्योंकि इस पॉइंट पे मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा? मैक्सिमम। कितना? मान लीजिए कोई यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ मैं, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट 0 होगा और रिएक्टेंट मैक्सिमम 100% जितना था उतना ही होगा। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो मुझे बताइए जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? घटना स्टार्ट हो गया, सही है ना, ये डिक्रीज करेगा। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? बढ़ना स्टार्ट हो गया, सही है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप ये देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब ना ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बल्कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दोनों का, रिमेंबर दिस, कांस्टेंट। सेम हो ये जरूरी नहीं, दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों का। मान के चलो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा 60%, तो बताइए वो 60% गया कहाँ? प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट बना 60%। अच्छा, रिएक्टेंट जब 60% घटा तो कितना बचा? 40। रिएक्टेंट बच गया 40, प्रोडक्ट बन गया 60, प्रोडक्ट बन गया और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सर इसका मतलब अब इस पॉइंट के बाद ना ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 40 से ऊपर जाएगा, ना ही नीचे आएगा और ना ही प्रोडक्ट का चेंज करेगा। सो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट। देखो इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने एरो लगाया ना, इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट तक पहुंच गया था, अब आप टाइम तो आगे चल रहा है लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ना ही ऊपर जा रहा है ना ही, इट बिकम्स कॉन्स्टेंट, इट बिकम्स। तो ये दोनों एरो आपको क्या बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? और वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद ये हुआ, दैट पॉइंट इज equilibrium point, that point is equilibrium point, very important, that is equilibrium point, that is equilibrium. Sir, equilibrium is that state of a process at which या after which no change in concentration of reactant and product is observed. उसके बाद ना ही reactant की concentration में कोई बदलाव दिखेगा और ना ही their concentration becomes constant. The concentration becomes that a point or that state is known as equilibrium state. उस state को हम क्या पढ़ेंगे? Equilibrium state, ठीक है ना। मेरे को लिखवाइएगा साथ में, बताइए क्या होगा equilibrium. It is that state of a process. It is that state of a process. अच्छा, प्रोसेस कैसा? सर प्रोसेस फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी। सर मान लीजिए चेंज था, इस चेंज में यहाँ भी पानी है, यहाँ भी, दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, जस्ट अ फिजिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था। और ये कैसा चेंज देखने को मिल रहा है आपको अमोनिया वाले में? केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। सो इट इज दैट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, इट कुड बी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस एट विच या after which no change in concentration of reactant and product is observed. उसके बाद कोई भी कॉन्सेंट्रेशंस में बदलाव आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या रिएक्शन रुक जाएगा?
रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है ना। सिर्फ क्या बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कन्वर्जन। सर जितना लेफ्ट से राइट जाने में रेट होगा उतना ही राइट से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, तो दूसरा पॉइंट मैं लिख लेता हूं दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट का मतलब स्पीड, वेलोसिटी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, इसीलिए चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल देके चलता हूँ मैं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपने क्या किया, आप ऐसे बड़े बड़े ओशंस देख रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ऊपर से बर्फ़ होगी नीचे पानी होगा, समंदर के ऊपर बर्फ़ होगी और नीचे क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। आप ये देखेंगे पानी भी और बर्फ़ भी है और दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ पिघल के सेम टाइम में जितना पानी बनाएगा उतने ही पानी के मॉलिक्यूल सेम टाइम में फ्रीज करके बर्फ़ बनाता है। तो ऐसा लग रहा है कि ना ही बर्फ़ पिघल रही है ना ही पानी बढ़ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि दो वो किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। किस स्टेट में होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अच्छा तीसरा पॉइंट मुझे बताइए, ये जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा, क्या इक्विलिब्रियम आपका इरिवर्सिबल रिएक्शंस में अटेन होगा या रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल का मतलब जब रिएक्शन लेफ्ट से राइट भी जा सके और राइट से, ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन होगा, इरिवर्सिबल में अटेन नहीं। ऐसा मान के चलो मैं ऐसा कर दूं कि इस डेस्क को जलाना स्टार्ट करूं और फिर ऐसा बोल दूं कि थोड़ी देर के बाद डेस्क जलेगा, धुआं निकलेगा, फिर वो धुआं वापस डेस्क बनाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये सिर्फ किन रिएक्शंस में चेंज आता है, रिवर्सिबल में, जो लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन किन में, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, ही ध्यान में रखिएगा। सिर्फ किन रिएक्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा। और रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर, और कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, यही काम जो मैं कर रहा था अगर इस ढक्कन को खोल के रखता तो क्या होता, सर जो आपका वेपर बनता उड़ जाता, और जब वेपर उड़ जाते तो फिर तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती नहीं कि वो वापस लिक्विड में आ जाते, सही है ना। इसका मतलब ये होगा कि जब कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा हमेशा क्लोज बीकर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज बीकर या क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ कि इट इज़ अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम, है ना, इट इज़ अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। किस सिस्टम में, क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऐसा ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है रिएक्टेंट ज़्यादा बचा हो प्रोडक्ट कम हो सकता है प्रोडक्ट ज़्यादा बना हो रिएक्टेंट कम बचा हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है दोनों। मुझे बताइए इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने कर्व बना रखा है, ग्राफ बना रखा है, क्या रिएक्टेंट ज़्यादा या प्रोडक्ट ज़्यादा है। देखो ये किसका कर्व चल रहा है, प्रोडक्ट का, ये किसका है। अब जब मैं इनको पीछे जोड़ के देखूंगा तो आप देखोगे प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा और रिएक्टेंट कम है, और क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम। अच्छा इसको मैं अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दूँ, जरा मुझे ये बता दीजिए, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, ऐसा करके एक ग्राफ बना लूँ मैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम लिख लूँ मैं। बताओ T0 पे प्रोडक्ट कितना, 0, और रिएक्टेंट कितना, मैक्सिमम। अच्छा अब रिएक्टेंट घटना स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब बताइए जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उसके बाद कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मुझे बताइए अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट ज़्यादा, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, और ये अभी कौन ऊपर देखने को मिल रहा है, सो यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सही बात है ना। और यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट। अच्छा तीसरा केस क्या बन सकता है, दोनों बराबर हो, 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, 50 ये बने और 50 वो बचे, फिर दोनों में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, सही, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा ये घट के कुछ इतना आ गया, मान लीजिए 50% पे घट के आ गया ये, और ये प्रोडक्ट बना 50%, ठीक है। अब बताइए मुझे इस पॉइंट के बाद क्या अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट के बाद दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दोनों सेम है। हाँ इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन इन दोनों में सेम, सर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल, इट मे और मे नॉट बी इक्वल।
हो सकता बराबर हो सकता बराबर ना हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है इक्विलिब्रियम से कि चाहे ये बराबर हो चाहे बराबर ना हो, इक्विलिब्रियम तब भी अटेन हो सकता है, ठीक है। सो क्या होगा इसके बाद वाले पॉइंट में मैं क्या लिख लूँगा, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मे आर मे नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मे आर मे नॉट बी मे और मे नॉट बी इक्वल, हो सकता बराबर हो सकता बराबर ना हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर हो भी सकते हैं और दोनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक जाता है? नहीं, रिएक्शन नहीं रुकता, बल्कि रेट बराबर हो जाते हैं। और जब ऐसा स्टेट आ जाए जहाँ पे आपको लगे कि चेंज तो दिख नहीं रहा है लेकिन रिएक्शन भी नहीं रुक रहा है, सच चेंज और सच स्टेट इज डायनामिक स्टेट, तो दैट इज वाई इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब मोशन, चल रहा है हमेशा, लेफ्ट से राइट भी चल रहा है, राइट से, लेकिन दोनों का स्पीड बराबर है, तो ऐसा लग रहा है कहीं नहीं चल रहा है, हालांकि चल रहा होता है। सो इक्विलिब्रियम में जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन हमेशा डायनामिक नेचर का होगा। तो मैं लिख लेता हूँ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का मतलब केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन सिर्फ, अदरवाइज स्टैटिक भी होता है। जैसे मान लो मैंने टैब इसके ऊपर रखा हुआ है, ये भी आपका रेस्ट में और ये भी रेस्ट, इनके बीच में स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? ना ये हिल रहा है बेचारा, ना हिल रहा है, ठीक है ना, इनके बीच में स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन वो तब जब आप एक ऐसा मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल लेके चलें, लेकिन हम केमिस्ट्री लगा रहे हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस लगाएंगे, और केमिकल रिएक्शन हमेशा जब भी आप देखोगे इक्विलिब्रियम पे केमिकल रिएक्शन कभी नहीं रुकेगा, हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा और डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब हमेशा चल रहा है, बस रेट बराबर होगा। सो डायनामिक का मतलब रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इट इज ओनली द रेट दैट बिकम्स इक्वल। सिर्फ रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बाकी रिएक्शन हमेशा चल रहा होगा, ठीक है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस एट विच या आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। याद रखिएगा, नॉट इक्वल, इक्वल मत लिखिएगा, दे बिकम्स कांस्टेंट, दे बिकम्स कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और फिर ये कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने लिख दी। अच्छा, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज कर लो जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ था ऊपर, मैं ऐसा एग्जांपल दोबारा लिख के चल लेता हूँ। लेट्स से वी हैव H2O सॉलिड, और फिर मैं रिवर्सिबिलिटी साइन लगा लेता हूँ, लेट्स से H2O लिक्विड। बताइए इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? सर बर्फ़ और पानी आपस में इक्विलिब्रियम में है, बर्फ़ और पानी आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। जब ऐसा हो कि आपके फिजिकल स्टेट्स इन्वॉल्व हों और कोई नई चीज़ ना बने, केमिकल रिएक्शन तो है नहीं है, दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, सच इक्विलिब्रिया इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रिया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रिया। द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस ओनली, नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज। जैसे मैंने ये लिख दिया, दिस इज नोन एज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, इसको हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड। अच्छा, जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिया था उसको मैं क्या पढ़ूंगा? जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा था, H2O लिक्विड से H2O वेपर्स या गैस, इसको मैं क्या पढ़ लूँगा? दिस इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया, जैसे यहाँ लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया, सही है। इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम में बस थोड़ा सा अंतर होता है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सही है। इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम में बस इतना सा अंतर है, एक सिंगुलर टर्म है और एक प्लूरल टर्म है, ठीक है ना। एक के लिए यूज़ की जाती है, एक से ज़्यादा के लिए। जनरली इक्विलिब्रियम भी यूज़ करेंगे आप, इक्विलिब्रियम में क्या आ जाएगा आपका? इक्विलिब्रियम में पर्टिकुलर स्ट्रिक्टली आप यूज़ कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ओवरऑल सारा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज़ मैं कहाँ पे देखूँ? केमिकल प्रोसेस में, तो उसको मैं क्या कहूँगा? दैट इज नॉन एज केमिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया। अच्छा, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रिया? द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। क्या इन्वॉल्व होगा? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख लिया, सपोज कर लीजिए मैंने ऐसा लिख लिया, वी हैव N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस, और ये क्या बना रहा है? 2 टाइम्स NH3 गैस, एमोनिया बना रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तो फिर ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर रिएक्शन चला, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, फिर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, दोनों का रेट बराबर ही चल रहा है,
दोनों का रेट बराबर, नेवर गोज टू कंप्लीशन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। हाँ, अगर कंप्लीट करना चाह रहे हैं फिर उसका तरीका होगा। देखिए तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिखा था, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूँ, ढक्कन खोल दूँ, ढक्कन खोल दिया, उड़ गया गैस, इक्विलिब्रियम खत्म हो गया तो चलता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। लेकिन जब तक क्लोज बीकर है तब तक रिएक्शन कभी भी खत्म 100% कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा है एक रिएक्शन, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ऐसा कुछ लिख लूँ, लेट्स से वी हैव CaCO3, दिस इज इन सॉलिड एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इन सॉलिड प्लस CO2, ऐसा कुछ बन रहा है, दिस इज गैस। अच्छा, मुझे बताइए दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन है, दोनों के दोनों केमिकल इक्विलिब्रिया। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है सर। अंतर ये है कि आप ऊपर वाले में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सब के सब गैस थे, और निचले वाले में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है और साथ में गैस भी प्रेजेंट है। सर वो केमिकल इक्विलिब्रियम या वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें एक ही तरह के फेज इन्वॉल्व हों, सारे के सारे गैस या सारे के सारे सॉलिड या सारे के सारे लिक्विड, दैट इज नोन एज होमोजेनस इक्विलिब्रिया। क्या पढ़ेंगे उसको, नाम से ही समझ में आएगा कि एक ही तरह का फेज चल रहा है। और अगर आपका ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें दो डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व हैं, सॉलिड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, देन दैट इज नोन एज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। उसको हम क्या पढ़ लेंगे, तो इसको मैं क्या पढ़ लूँगा ऊपर वाले को, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, होमोजेनस इक्विलिब्रिया, और निचले वाले को क्या पढ़ लूँगा, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। सही है, इजी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रिया। ओके, अब बात समझिएगा, अब है इंपॉर्टेंट बात, ये है बात इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इससे सवाल बनते हैं अच्छे खासे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। या इसी को हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से भी, लेकिन ये वाला नाम ज़्यादा फेमस है, जो दूसरा वाला नाम है ये ओमिट हो चुका है, इसको जनरली हम यूज़ नहीं करते। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपको ड्राइव करना आना चाहिए, ये मैं पूछूंगा कल, मैं बताऊंगा फिर पूछूंगा, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन कंसिडर कर लिया जो इक्विलिब्रियम में है, जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। लेट्स से वी हैव AA प्लस BB, इट गिव्स सम CC प्लस DD, ऐसा मैंने लिख दिया। वेयर A and B, कैपिटल A and कैपिटल B आर रिएक्टेंट्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड C and D आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये A और B क्या है, रिएक्टेंट, और C और D क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखना, एक और मज़े वाली बात मैं आपको बताऊँ, एक और मज़े वाली बात सुनना, मेरी बात सुनना, एक और ये ज़बरदस्त बात है। मान लीजिए मैंने ये बीकर लिया हुआ था, देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि मैंने इस बीकर को खोला, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने पहले क्या ऐड किया था, और मान लीजिए मैंने कुछ टाइम के बाद इस बीकर को खोला, और बीकर को खोलने के बाद मेरे को नाइट्रोजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और अमोनिया भी मिलेगा। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बताइए मैंने पहले बीकर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड किया था तब अमोनिया बना था, या पहले मैंने अमोनिया ऐड किया था और उसके ब्रेकडाउन के बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना था। सर ये बताना बहुत मुश्किल है, ये बताना बहुत मुश्किल। अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करूँ और थोड़ी देर बीकर ऐसे ही रखूँ और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, अमोनिया बनेगा, और थोड़े उसके बाद मैं खोलूँ तो अमोनिया भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, और लेकिन अगर मैं उल्टा काम करूँ कि अमोनिया ऐड करूँ और थोड़ी देर के बाद फिर बीकर खोलूँ, फिर अब देखो कि अमोनिया भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा। सर ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि पहले आपने ये दो ऐड किए थे, ये ऐड किया था। सर इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन में जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो दोनों साइडों से अटेन होता है, लेफ्ट से राइट भी अटेन होता है और राइट से, अगर आपने प्रोडक्ट लिए हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपने रिएक्टेंट लिए तो प्रोडक्ट में, दोनों साइड से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप रिएक्शन पे एक ओवरव्यू लगाओगे, रिएक्शन पे एक मोटी नज़र डालोगे, तो हमेशा आप ये ध्यान में रखते हो कि लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले, अदरवाइज ये बताना बहुत मुश्किल है कि रिएक्शन में ये रिएक्टेंट रहे होंगे या रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि रिएक्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट, तो जनरली हम वैसा ही लेके चलेंगे, इनको रिएक्टेंट मानेंगे और इनको प्रोडक्ट मान के चल लेते हैं, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे A and B क्या है। सर कैपिटल A and कैपिटल B आर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, व्हाट इज C and D, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, दीज आर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा जी, अब मुझे बताइए ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है। सर ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये क्या है, मोल्स। जैसे मैंने ऊपर लिखा इक्वेशन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया CaCO3, यहाँ पे
ये जो 2 है ना, दिस 2 इज स्टोइशियोमेट्रिक और दिस इज मोल, और इसके स्टोइशियोमेट्री में कितना है 3, ये वही लिखा है मैंने A B C D, वेयर स्मॉल a, ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर मोल्स। ये क्या है, या इन्हीं को मैं क्या लिखूंगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, राइट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, जनरल रिएक्शन कंसिडर किया मैंने, ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी डी, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, ये जो टर्म थी ना मास एक्शन, ये बेसिकली एक्टिव मासेस से निकल के आई थी। अब इस टर्म का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। एक्टिव मासेस ये होते हैं, मान लीजिए आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में हो रहा है। अब मुझे बताइए, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रहा है, सर क्या रिएक्टेंट का 100% कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा? नहीं सर, रिएक्टेंट का कुछ मास रिएक्ट करेगा और बाकी बचेगा, सही है ना, इसलिए तो इक्विलिब्रियम में आएगा। अच्छा, रिएक्टेंट का कितना मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। उसको क्या पढ़ते हैं, वहाँ से ये टर्म निकल के आएगी, क्योंकि सारा का सारा तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, कुछ पार्टिसिपेट करने के बाद इक्विलिब्रियम में आ गया, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्टिव मास कहेंगे, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो रिएक्शन का रेट होता है, जो रिएक्शन का स्पीड होगा, जो रिएक्शन का क्या था, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना स्पीड ज़्यादा, जितना रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन कम उतना स्पीड कम, उतना स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactants। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of reactants, to the concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficients, raised to their stoichiometric coefficients, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मुझे बताइएगा, रिएक्शन दो तरीके से प्रोसीड कर रहा है सर, एक तो फॉरवर्ड में चल रहा है और एक तो बैकवर्ड में चल रहा है, लेफ्ट से राइट चल रहा है, राइट से लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं लेफ्ट से राइट कंसिडर कर लूँ, और लेफ्ट से राइट में जब भी कंसिडर करूँगा फॉरवर्ड मान के चलूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जरा बताइए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बताओ रिएक्टेंट क्या थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं लिखूंगा ए इंटू बी, और आगे क्या लिखा मैंने, रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक, इनके जो भी कॉफिशिएंट है इनके पावर में लगा दीजिए। बताइए, ए का कॉफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, बी का कॉफिशिएंट क्या है, लिख लिया मैंने ऐसा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ऐसा ही मैं लिखना चाहूँ तो मुझे ये बताइए, सिमिलरली अगर मैं रिएक्शन को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मान के चल लूँ, फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। अच्छा, जब मैं बैकवर्ड मान के चलूंगा तो मुझे बताइए डायरेक्टली, अब इधर से इधर आ रहा हूँ, फिर रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, फिर क्या आएगा, सी इंटू सी का पावर स्मॉल सी और डी का पावर, ऐसा ही आएगा। अच्छा, मुझे बताइए, जब डायरेक्टली हटता है तो क्या लगेगा, हमेशा कांस्टेंट लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करके लिखूँ, मैं ऐसा लिखूँ आर एफ। बताइए, आर एफ से क्या समझ में आ रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, फिर मैंने इक्वल लगाया, और जब मैंने इक्वल लगाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट लगा, एंड दैट कांस्टेंट इज के, और मैं फॉरवर्ड के लिए चल रहा हूँ तो मैं एफ लिख दूंगा, वेर दिस के एफ इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नाउन एज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर, बाकी सब सेम। बताइए, बाकी सेम क्या आएगा, ए का पावर स्मॉल ए एंड बी का पावर स्मॉल बी, बहुत अच्छे, ठीक है। अगले वाले में बताइए मेरे को, अगले वाले में क्या लिखूंगा मैं, आर बी, व्हाट इज आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड, इसी को कांस्टेंट लगेगा के, और साथ में क्या लिखूंगा, वेर के बी इज नॉन एज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, और साथ में क्या लिखूंगा, सी का पावर स्मॉल सी और डी का पावर, ओके जी, ऐसा लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन दोनों का रेट बराबर कब हो सकता है सर, इनका रेट इक्विलिब्रियम पे बराबर होगा, मैंने ऊपर अभी लिखा था, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स द रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसके बाद एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा, सो जो आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड, वो किसके बराबर हो जाएगा,
और बी बैकवर्ड। अच्छा अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर। तो मुझे बताइए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा के एफ एंड देन ए रेज टू ए एंड बी रेज टू बी इज इक्वल टू सी के बी सी रेज टू, बहुत अच्छे, एंड डी रेज टू। डी। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लिख लूँगा और जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको एक साइड लिखूंगा। तो मुझे बताइए ये दोनों कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है कि ये कांस्टेंट। अच्छा इनको मैं एक साइड लिखूँ तो के बी को पीछे लेके आऊँगा, ये के एफ के डिवाइड में आ जाएगा। बताओ क्या बनेगा, के एफ अपॉन। के बी। अच्छा इस कॉन्सेंट्रेशन को आगे ले जाऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बनेगा ये सी का पावर सी डी का पावर डी अपॉन ए का पावर ए बी का पावर बी एंड बी का पावर बी। ऐसा ही बनेगा, सही बात है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा जब कभी भी दो रेट कांस्टेंट्स को डिवाइड किया जाए, चाहे आप रेट कांस्टेंट्स को या कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट्स को डिवाइड करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, नया भी कांस्टेंट मिलेगा। नया भी क्या मिलेगा सर, अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास एक नया जो चीज़ आएगी वो भी एक कांस्टेंट होगा, तो मैं उसको भी के से लिखूंगा। लेकिन वो कब आएगा जरा मुझे पता है, ये कांस्टेंट कब आ रहा है, जब रिएक्शन किस में चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं के लिखूंगा और साथ में लिखूंगा ई क्यू। Now what is this Ke EQ? This is known as equilibrium constant. This is called equilibrium constant. और ये किसके बराबर आ जाएगा, so this will be equal to C raised to C D raised to डी upon A raised to A and B raised to बी। ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। So this Ke EQ is known as equilibrium constant. Ke EQ is known as equilibrium constant। क्या पढ़ेंगे इसको हम? अच्छा मुझे बताइए अगर मैं आपको डिफाइन करने को बोलूँ कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। तो पहला तरीका तो ये इट इज़ अ रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू दैट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ। दूसरा तरीका ये कि इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कांस्टेंट ईच रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ईच रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अच्छा व्हाट इज के एफ, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड है ना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड। एंड व्हाट इज के बी, क्या रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, सही। दिस इज के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा ये के इक्विलिब्रियम को अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखूं तो सर फिर मैं लिखूंगा सी का कॉन्सेंट्रेशन जो चल रहा है वही, डी का कॉन्सेंट्रेशन जो चल रहा है वही सेम आएगा। अच्छा अगर मैं इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखूं, बेसिकली आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से निकालना सीखेंगे या दो तरीके से लिखना सीखेंगे। एक तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस मेंशन हो, और दूसरा जब आपके पास गैस मेंशन हो तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ना लिख के प्रेशर लिख दे। क्या लिख दे, क्योंकि गैसेस के केसेस में प्रेशर भी कंसिडर करना पड़ता है। सर उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, सेम लिखूंगा, बस यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। तो के इक्विलिब्रियम को लिखने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ, बताओ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिखूंगा, के लिखूंगा, साथ में बस सी लिख दूंगा। तो बट इज सी कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर आएगा, जो चल रहा है उसी के बराबर। ये बराबर हो जाएगा सी रेज टू, सेम आ जाएगा सी रेज टू सी एंड डी रेज टू अपॉन ए रेज टू ए एंड बी रेज टू, जैसा चल रहा है वैसा ही, ठीक है ना। ये आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा दूसरा मैं लिख लगता हूँ इन टर्म्स ऑफ, तो मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ज़रा बताइए प्रेशर के टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा, के पी, इतना लगा दूंगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा जब मैं प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा फिर मैं सी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखूंगा, सी का प्रेशर लिखूंगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, देन प्रेशर ऑफ डी का पावर अपॉन प्रेशर ऑफ ए का पावर ए एंड प्रेशर ऑफ बी का पावर बी, प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। इतना सा कर दूंगा मैं, ठीक है ना। सेम ही बात है, कुछ नहीं किया मैंने। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा और प्रेशर के टर्म्स में मैंने प्रेशर लिख दिया। अच्छा अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है सर, के पी और के सी के बीच में एक रिलेशन भी होगा। फिर मैं लिख दूंगा रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, रिलेशन बिटवीन, अभी दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे देखना, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, कैसे दोनों आपस में कनेक्टेड है इसको देखेंगे हम कि कैसे दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखना ध्यान से, बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, एक रिलेशन याद रखना, छोटा सा काम हो जाएगा, वह है आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, आइडियल गैस। अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है सर, मैं सिंपली इतना सा पता करूंगा कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। अगर मेरे को प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन मिल जाए फिर मैं इस प्रेशर की जगह पे वो पुट करता जाऊंगा और आप देखेंगे दोनों में खुद ब खुद रिलेशन जनरेट होगा, ठीक है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू आर इंटू टी. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is universal gas constant and T is temperature. T is temperature. अच्छा मैं क्या करूँगा, P इधर रखूँगा और V को इधर लेके जाऊँगा, तो बताओ कितना बनेगा. N अपॉन वी आर टी. N अपॉन ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है. अच्छा ये मोल बटा वॉल्यूम. सो वट इज मोल अपॉन वॉल्यूम. मोल अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन. मोल अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी. सो P इज इक्वल टू CRT. P इज इक्वल टू इतना सा लिख दिया, काम हो जाएगा. सर प्रेशर बराबर जिसका प्रेशर निकालना है उसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी. मल्टीप्लाई बाय आर इंटू. अब मुझे बताइए अगर मैं लिखूँ प्रेशर ऑफ C तो बताओ किसके बराबर आएगा, CRT. अच्छा अगर मैं लिखूँ प्रेशर ऑफ D तो किसके बराबर आएगा, DRT. अगर मैं लिखूँ प्रेशर ऑफ A तो किसके बराबर आएगा, ART. और प्रेशर ऑफ B लिखूँ तो BRT. सर इसका मतलब ये कि इससे मेरे को 4 इक्वेशन मिल सकते हैं. एक तो PA इज इक्वल टू ART, एक तो PB इज इक्वल टू BRT, एक तो PC इज इक्वल टू CRT और एक तो PD इज इक्वल टू DRT. ऐसा लिखता हूँ मैं. बताइए इसको मैं मान लीजिए बस इक्वेशन फर्स्ट रख लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड रख लेता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन थर्ड. क्या करूँगा, थर्ड वाले को किधर पुट करूँगा, सेकंड वाले में, ठीक है. सो पुट थर्ड इन सेकंड. पुट थर्ड इन, ज़रा बताना मेरे को, बताना साथ में. बताओ KP किसके बराबर था, मैं लिखूँगा. सो KP इज इक्वल टू, देखना KP इज इक्वल टू किसके बराबर था, PC का पावर C. मैं PC की जगह पे क्या लिखूँगा, CRT. तो मैं लिख दिया CRT और इसका पावर कितना है C इंटू DRT. बहुत अच्छे. पावर अपॉन ART. बहुत बढ़िया. पावर और BRT पावर. सही है ना, ठीक है. अच्छा मुझे बताइए क्या इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा. हाँ ऊपर भी RT कॉमन है और नीचे भी RT. मैं अलग निकाल दूंगा. अब बताओ ऊपर में से RT कॉमन निकाला तो क्या बचा, C का पावर C इंटू साथ में D का पावर D, क्योंकि पावर दोनों के ऊपर है. अच्छा उसके बाद मैंने RT कॉमन निकाल दिया. RT निकाल दिया मैंने यहाँ से बाहर. जैसे मैंने RT बाहर निकाला, अब मुझे बताओ RT इधर भी और इधर भी है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक ही बार लिख लेता हूँ और इनके पावर को ऐड कर लूँगा. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे. सही है, मैंने बेस सेम पावर ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहे हैं. तो बताइए इनका पावर, इसका पावर C था और इसका पावर D, तो मैं क्या लिखूँगा, पावर C प्लस. डन है इतना सा, ठीक है ना. डिवाइडेड बाई, बताओ यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा A का पावर A और उसके बाद B का पावर ओके और बाहर क्या आ जाएगा, RT और RT का पावर कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, RT का पावर A प्लस B आ जाएगा ऐसा. अच्छा मुझे बता दो ये वाली जो टर्म है, ये C रेज टू C, D रेज टू D अपॉन A रेज टू A, B रेज टू B, ये वाली पूरी टर्म. जरा देखो इक्वेशन फर्स्ट में ये पूरी टर्म किसके बराबर थी, देख पा रहे हैं. C का पावर C, D का पावर D अपॉन A का पावर A, B का पावर B. सेम C का पावर C, D का पावर D, A का पावर A, B का पावर B. तो इसका मतलब कुल मिला के पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, KC के बराबर. तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा KP. इक्वेशन को मैं और छोटा करके लिखूँगा KP इज इक्वल टू, इस पूरी की जगह पे लिख दिया मैंने, इस पूरी की जगह पे KC. अच्छा सामने क्या बचा हुआ है, RT. पहले मैं लिख लेता हूँ ऐसे, फिर आगे लिख लूँगा. तो फिर बचेगा RT का पावर C प्लस D अपॉन RT का पावर A प्लस B. ऐसा ही है, A प्लस B, ठीक है. अब मुझे बताइए मैं क्या कर लेता हूँ, RT दोनों साइड मेरे को सेम सेम ही लग रहा है, मैं निचले वाले RT को ऊपर लेके आता हूँ. तो मैं लिखूँगा KP इज इक्वल टू KC. जब मैं निचले वाले RT को ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी जो पावर्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, ठीक है. तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा RT का पावर C प्लस D इंटू ऊपर लेके आऊँगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो पावर में आ जाएगा माइनस A प्लस B. ये माइनस A माइनस B दोनों बातें सेम है, ठीक है ना. अब मुझे बताइए आया मल्टीप्लाई में, फिर से बेस सेम हो गया. अब पावर फिर से क्या करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि माइनस बीच में चल रहा है तो अभी से माइनस ही होंगे. बताओ किसके बराबर आ जाएगा, KP इज इक्वल टू दोनों का RT कॉमन, तो मैंने लिख दिया RT और इसके पावर में क्या था, माइनस A प्लस B. फिर मैं ब्रैकेट लगा दूँ है ना, यहाँ फिर लिखूँगा, ब्रैकेट ना लगाता तो माइनस है माइनस B, दोनों बातें सेम है, ठीक है. अच्छा बट C प्लस D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको ध्यान में हो, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आर नथिंग बट मोल्स, ठीक है. एंड व्हाट इज C प्लस D, सर C प्लस D इज मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, मोल्स ऑफ गैस, ध्यान में रखना. एंड व्हाट इज A प्लस B, मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ठीक है ना. वेयर C प्लस D इज मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, moles of gaseous products.
एंड व्हाट इज A प्लस B? मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट के मोल को प्रोडक्ट के मोल में से माइनस कर रहा हूँ। सर अगर मैं माइनस कर दूँ, दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोल। दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोल इज प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। अच्छा, चेंज को हम लिखते हैं मैथमेटिकली डेल्टा से। किससे लिखते हैं? तो मैं लिखूंगा Kp इज इक्वल टू KC और साथ में लिखूंगा मैं RT, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखूंगा मैं डेल N। व्हाट इज डेल N? चेंज इन मोल, चेंज इन मोल। लेकिन किसके मोल? गैस के। तो मैं लिखूंगा साथ में G। तो व्हाट इज डेल NG? चेंज इन गैशियस मोल्स, चेंज इन गैशियस, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट गैशियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैशियस मोल। सो व्हाट इज डेल NG? डेल NG इज चेंज इन गैशियस मोल्स, चेंज इन गैशियस मोल्स, change in gaseous moles, which is equal to product gaseous mole minus reactant gaseous mole। मैंने ऐसा लिख दिया। देखिए इसका मतलब ये है समीशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे इसलिए क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो सबको सम करना पड़ेगा, हो सकता है रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो सबको सम करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट के गैस के मोल रहे होंगे उनको प्लस करके माइनस कर देंगे जितने भी रिएक्टेंट के गैस के मोल रहे होंगे, इसलिए समीशन लगाया मैंने साथ में, ठीक। ये आप सिंपली याद रख सकते हो, प्रोडक्ट गैशियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैशियस मोल, वो आ जाएगा डेल NG के बराबर। नाउ दिस बिकम्स द रिलेशन बिटवीन Kp एंड KC। ये दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, ठीक है। बताइए दोनों को जोड़ने वाला ये डेल NG होगा। अब व्हाट इज Kp? यहाँ से अगर मैं आपको ये पूछूं Kp क्या है, देन व्हाट इज Kp? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सही है। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of pressure, in terms of, अच्छा what is Kc? in terms of concentration ना, equilibrium constant in terms of concentration। अच्छा what is T? temperature। R is universal gas constant, इसको क्या पढ़ते हैं हम? universal gas कांस्टेंट। इसके बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं बट आपको जो वैल्यू यहाँ पे लगना है मैं वो वाला लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3 4 5 वैल्यूज़ होते हैं इसके। आर का वैल्यू होता है 0.0821 मोल, 0.0821 मोल लीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको लगेगा 0.0821 मोल लीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा वैल्यू होता है R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका एक और वैल्यू होता है R इज इक्वल टू 2 कैलोरीज में, टॉर में 63 64 के आसपास हो जाता है, लेकिन आपको जो वैल्यू लगना है वो ये है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको जो वैल्यू लगना है वो सिर्फ ये वाला है, ध्यान में रखिएगा। R इज इक्वल टू 0.0821 ये लगना है। 0.083 भी इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस डेल NG इज चेंज इन गैशियस मोल्स, चेंज इन गैशियस मोल्स। पता ही मैंने कैसे रिलेशन निकाला, दोबारा देखिए। मैंने क्या किया, मैंने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर किया, दैट इज AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ऐसा मैंने रिएक्शन कंसिडर किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे A और B क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स के, और C और D क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c d ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है सर। फिर लाभ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस के, और उनके पावर में उनके स्टोइशियोमेट्रीज लिखे जाएंगे। तो मैंने लिख दिया फॉरवर्ड के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू a इंटू b, a का पावर a और b का पावर b। फिर मैंने डायरेक्टली हटाया और kf लग गया कांस्टेंट। सेम बैकवर्ड के लिए भी kb लग गया कांस्टेंट। फिर इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर। फिर मैंने रेट कांस्टेंट को एक साइड लिख दिया, केबी को पीछे लेके आ गया, डिवाइड में चला गया, और कॉन्सेंट्रेशंस को एक साथ लिख दिया, C रेज टू C, D रेज टू D, और डिवाइड में आया A रेज टू A, B रेज टू। अच्छा, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड करने पे तीसरा भी क्या मिलेगा? एक, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, व्हिच इज द रेशियो ऑफ टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कॉन्स्टेंट फॉर, या यही बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, इस के इक्विलिब्रियम को लिखने के दो तरीके, निकालने का दो तरीका। पहला तरीका कि कांस्टेंट्स को डिवाइड करके निकले, और दूसरा तरीका कि कॉन्सेंट्रेशंस को डिवाइड करके और स्टोइशियोमेट्रीज पावर्स में, ठीक है। इसको लिखने के दो तरीके, या तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में या तो
प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा के सी इज इक्वल टू सी रेज टू सी डी रेज टू डी अपॉन ए रेज टू ए बी रेज टू। और अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा तो सेम वही लिखना, बस प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी दिस करके। बस उसके बाद आपको एक इक्वेशन याद रखना है, इतना ये याद रख लो, जरूर नहीं ये लिखना, सीधा याद रख लेना फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू सी आर टी, पी इज इक्वल टू सिमिलरली पी ए इज इक्वल टू ए आर टी, पी बी इज इक्वल टू बी आर टी, सी इज सी आर टी, डी इज इक्वल टू डी आर टी। ऊपर पुट कर दिया, पुट कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा आर टी ऊपर से कॉमन निकालूंगा, नीचे से भी कॉमन निकालूंगा, और ये पिछला वाला बचेगा सी रेज टू सी डी रेज टू डी अपॉन ए रेज टू ए बी रेज टू बी, और ये मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, ये के सी के बराबर, सही है ना। और फिर अगले वाले में से कॉमन निकाल के पावर ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया, फिर निचले वाले को ऊपर लेके गया, रेसिप्रोकल हो गया, और फिर दोनों सेम है तो फिर से एक ही बार लिखूंगा और पावर माइनस प्लस कर दूंगा, लेकिन बेसिकली माइनस चल रहा है साथ में तो माइनस हो जाएगा। और फिर ये जो पावर आएंगे ये आएंगे प्रोडक्ट गैशियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैशियस मोल विच इज इक्वल टू चेंज इन गैशियस मोल। सो उसको मैं लिखूंगा डेल एन जी से, किससे, तो डेल एन जी इज चेंज इन गैशियस मोल एंड दिस बिकम्स अ रिलेशन, ये दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहीं से मोटी मोटी बात छोड़ रहा हूँ मैं, मुझे बताओ अगर डेल एन जी 0 के बराबर हो, अगर डेल एन जी कितना हो बताओ, अगर ये 0 के बराबर हो तो आर टी किसके बराबर, 1 के बराबर, फिर के पी किसके बराबर, के सी के बराबर, डेल 1 है ना, इसको 1 आ जाएगा नहीं, के सी से 1 मल्टीप्लाई करूँ के सी आएगा, के पी किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ अगर डेल एन जी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, फिर कौन ज़्यादा होगा, के पी या के सी, के सी ज़्यादा होगा पक्का। दोबारा सोचो, अगर इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, के पी ज़्यादा होगा या के सी ज़्यादा होगा, ज़रा सोचना, इस हिसाब से सोचना। मान लो इसका वैल्यू 1 है, मान लो इसका वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये आर टी बचेगा ना, कैंसिल थोड़ी ना होगा, जितना उतना ही रहेगा, सामने पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब के सी को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब जाके के पी के बराबर आएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या है, अगर इसका कोई वैल्यू आ रहा है ना, इसका मतलब के सी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब के पी के बराबर आएगा, तो मतलब के सी छोटा है तभी तो मल्टीप्लाई करने भी के पी के बराबर आ रहा है, के पी इज ग्रेटर देन के सी, के पी इज ग्रेटर देन। अच्छा अगर ये लेस देन 0 हो जाए, माइनस में चल रहा है, किस में चल रहा है, मैं क्या करूँगा इसको नीचे लिख लूँगा रेसिप्रोकल करके, फिर आएगा डिवाइडेड बाई आर टी, मान लो इसका पावर -1, इसका पावर, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा के सी अपॉन आर टी का पावर 1, क्यों, क्योंकि ऊपर -1 था, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसको। अब बताइए कौन बड़ा, अब के सी में से कुछ डिवाइड करना पड़ रहा है तब जाके के पी का बड़ा, तो मतलब के सी बड़ा रहा होगा तभी तो डिवाइड करना पड़ रहा है, फिर के सी बड़ा होगा और के पी। बात समझ में आ रही है, तो इन तीनों में रिलेशन बन सकता है, ठीक है ना। कल इससे आगे बताऊंगा मैं, बस